Hello student, today our topic is F.W. Taylor Principle of chapter Principle of Management. So, firstly, we will get knowledge about who is F.W. Taylor. F.W. Taylor का full form है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये कब पैदा हुए? मार्च 20, 1856 में, और इनकी डेथ हुई मार्च 21, 1915 तक। तो इनको मैकेनिकल इंजीनियर, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर बोला जाता था। इन्होंने फैक्ट्री की कंडीशन को बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर समझा कि फैक्ट्री में एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और टाइम कैसे बचाया जा सकता है, एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आउटपुट कैसे बढ़ सकता है, कॉस्ट कैसे कम आ सकती है, ये सब चीजें इन्होंने देखी। तो इसीलिए इन्हें इन्फ्लुएंशियल इन रीशेपिंग द फैक्ट्री सिस्टम, तो इन्हें फैक्ट्री का सिस्टम को चेंज करने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। इन्होंने एक नई टर्म को इन्वेंट करा जिसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, और 1911 में इन्होंने एक पब्लिश करा आर्टिकल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ईयर में इन्होंने अपना आर्टिकल पब्लिश करा था? 1911। और इनकी आर्टिकल का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और ये इन बेदलम स्टील कंपनी, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा था? पीस वेज रेट सिस्टम। और ये पीस वेज रेट सिस्टम हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट जो इनके वजह से ही कॉइनेज हुई थी, टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। पर ये इस बात में बिलीव करते थे कि रूल ऑफ थंब को अपोज करते थे। रूल ऑफ थंब मतलब जो चलता आ रहा है वही नहीं चलेगा, जो कुछ साइंटिफिक तरीके से काम को इन्वेंट किया जाए, नया स्टैंडर्ड मेथड डेवलप किया जाए और उसे ही यूज किया जाए। तो इन्होंने ह्यूमन एक्टिविटीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और डिवाइड और देखा, ढूंढा कि कैसे कोई काम कम समय में और ज्यादा आउटपुट के साथ हो सकता है। तो इन्होंने जो भी स्टैंडर्ड टूल, मेथड, ट्रेनिंग यूज करे पर्सनल की, सबका उद्देश्य क्या था? आउटपुट को इंक्रीज करना, क्वालिटी को इंप्रूव करना, कॉस्ट को कम करना, वेस्टेज को कम करना। तो इनके जो इन सब एक्टिविटीज से जो उसकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन है वो 3 टाइम्स बढ़ गई। तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। तो टेलर की वर्ड्स में साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? टेलर के वर्ड में साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट हम knowing exactly what you want men to do and seeing them that they do it in best or cheapest way। कि सबसे पहले ये देखना कि लोगों से हम काम क्या करवाना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो काम जो हम करवाना चाह रहे हैं वो कर तो रहे हैं, पर बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं। काम तो हो रहा है, पर अगर वो बहुत ज्यादा कॉस्ट से आ रहा है तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में नहीं आता। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है कि doing that work in the best and the cheapest way। So there are 4 principles of management। So first one is harmony, no discard, second science not rule of thumb, corporation not individual, और fourth is development of person to his her efficiency। तो फर्स्टली हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा करेंगे? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि हमें क्या करना चाहिए टेलर के अकॉर्डिंग। साइंस को यूज करना चाहिए, ना कि अंगूठा छाप बनना चाहिए भी, जो फॉलो होता आ रहा है वो करते रहो। तो साइंस क्या कहती है कि कौन हर काम को करने का क्या होता है? सबसे एक बेस्ट मेथड होता है किसी भी काम को करने का, जिससे उस मेथड को हम अगर हम यूज करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। अब ये मेथड डेवलप कैसे किया जा सकता है? इस मेथड को डेवलप करने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्टडीज करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा। ये नहीं कि जब मन में आया वो कर लिया, पहले बिल्कुल रिसर्च होगी। उस रिसर्च के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कौन सा मेथड बेस्ट है और उसी को ऑर्गेनाइजेशन में अपनाया जाएगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब। जो सब्स्टिट्यूट मतलब कि उसकी जगह कोई और ले आए। तो किसकी जगह लेकर आए? रूल ऑफ थंब की जगह कौन सा मेथड लेकर आए? साइंस को। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड जो चलता आ रहा है उसका इन्वेस्टिगेट किया जाता है वर्क स्टडी के थ्रू। वर्क स्टडी में मतलब किस काम को कैसे किया जा रहा है। फिर उसके बाद यूनिफाइंग किया जाता है बेस्ट प्रैक्टिस को, जितनी भी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सबको इकट्ठा किया जाता है। और फिर उसके बाद जो लगता है कि सबसे बेस्ट है उन सबको कलेक्ट कर कर एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप किया जाता है, और उस स्टैंडर्ड डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के हर जगह फॉलो किया जाता है। पहले क्या होता था? जो चलता आ रहा है वही चलता आ रहा है, पर इन्होंने क्या करा
कि साइंटिफिक मेथड लाओ। साइंटिफिक मेथड कैसे डेवलप करो कि काम को पहले रिसर्च करो ट्रेडिशनल मेथड को, फिर क्या अच्छी अच्छी बातें हैं उन सब बातों को यूनिफाई करो डिफरेंट डिफरेंट वेज में, जो तरीके थे उनमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें यूनिफाई कर कर एक नया बेस्ट मेथड डेवलप कर लिया, और उस डेवलप मेथड को फिर ऑर्गेनाइजेशन के हर जगह अप्लाई कर दिया। चाहे ऑर्गेनाइजेशन की छोटी से छोटी एक्टिविटीज है उसे भी हम प्लान करेंगे, मैनेज कर कर चलेंगे, तो क्या होगा अगर हम एक प्लान्ड वे से काम करेंगे और एक अनप्लान्ड वे से। तो प्लान्ड वे में जब हम काम करेंगे तो उसके रिजल्ट ऑब्वियस है बेटर होंगे। क्या क्या कैसे कैसे बेटर होंगे कि टाइम सेव होगा, मटेरियल सेव होगा, ह्यूमन एनर्जी सेव होगी। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक स्मूथ रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, कि उनके बीच में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये कहते हैं टेलर कि नीड किस चीज की है, मेंटल रेवोल्यूशन की, कि दिमाग की क्रांति लाने की जरूरत है। क्या किस तरह की क्रांति हो जिसमें झगड़ों को कम किया जा सके, किनके झगड़ों को, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, क्योंकि इनके बीच में झगड़े होना संभावित है, क्योंकि वर्कर कुछ और चाहते हैं, मैनेजमेंट कुछ और चाहती है। तो हार्मनी उनके बीच में होगी तो क्या होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। तो दोनों को ये लगना चाहिए, ये मेंटल रिवोल्यूशन तब होगा जब दोनों को लगेगा कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, हम एक पार्ट ऑफ फैमिली हैं। उन्हें ये अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से नहीं झगड़ना, बल्कि मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को एक फैमिली का पार्ट समझना है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वर्कर के लेवल पर वर्कर को अगर वो डिसएग्रीमेंट नहीं करना चाहता, हार्मनी से रहना चाहता है, तो वो अपने लेवल पर क्या कर सकता है कि वो ट्रेड यूनियन को, जैसे वर्कर्स अपनी यूनियन बना लेते हैं ना सब लोग वर्कर मिलकर, कि वो स्ट्राइक पे चले जाएं, तो उन्हें वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए और उन्हें मेहनत से काम करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हमारे को आज की सैलरी मिल रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि नहीं, हमारा जितना अपना मैक्सिमम दे सकते हैं मेहनत कर कर उतना काम करना चाहिए। और चेंजेस को अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनाने के लिए उनके अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए। तो ये माना जाएगा कि जो वर्कर है वो अपने लेवल पर कन्फ्लिक्ट होने को अवॉइड कर रहा है, उसने मेंटल रेवोल्यूशन को अपना लिया है। अब मैनेजमेंट का क्या ऐसा सीन है कि मैनेजमेंट क्या करेगी जब हमें लगेगा कि हाँ मेंटल रेवोल्यूशन हो रहा है मैनेजमेंट के पार्ट पर। मैनेजमेंट क्या करेगी अगर गेन हो रहा है, प्रॉमिस कर रहा है उसने कि वर्कर अच्छा काम करेंगे, तो गेन हो रहा है, तो वो गेन को शेयर करेगी, किसके बीच में शेयर करेगी, वर्कर्स के बीच में। तो नेक्स्ट है prosperity for the employee cannot exist for a long unless it is accompanied by a prosperity of employee। कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर तरक्की कर रही है तो वो लंबे समय तक नहीं तरक्की उन्नति कर पाएगी अगर उसकी उन्नति के साथ साथ एम्प्लॉय की उन्नति ना हो। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उसने वादा किया हो कि अगर आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का को के लिए मेहनत करोगे और ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे रिजल्ट आए, तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा उसका कुछ हिस्सा उन्हें भी दिया जाएगा। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट अच्छे आ गए, पर जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं निभाया गया, तो इससे क्या होगा, वर्कर निराश हो जाएंगे। वो निराशा के लिए वो जितना काम पहले जितनी मेहनत से कर रहे थे अब वो नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो प्रोस्पेरिटी थी ऑर्गेनाइजेशन की, जो एम्प्लॉयर की, जो मैनेजमेंट की, वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर फिर उस मेहनत से काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ साथ उसको उनकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के साथ साथ एम्प्लॉय की सक्सेस होना भी, एम्प्लॉय को अपलिफ्ट होना भी बहुत जरूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक अपलिफ्ट होती रहेगी। तो इसमें क्या है कि एक जापानीज कंपनी का एग्जांपल है, वहां पर पैटर्नल स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है। ये क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो ट्रेड यूनियन बनाते हैं पर स्ट्राइक पर नहीं जाते। वो क्या करते हैं, एक ब्लैक बैच डाल लेते हैं, जिससे वो क्या करते हैं कि अपने आप को सिंपैथी लेना चाहते हैं, और उस वक्त वो ये नहीं कि काम ही नहीं कर रहे, उन दिनों में आउटपुट का नुकसान नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ यूजुअली होता है कि इतने दिन की स्ट्राइक हो गई, इतने दिन बसेस बंद, इतने दिन ये बंद, तो उससे क्या होता है, देश का नुकसान होता है। इसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को भी सफर करना पड़ेगा। पर जापानीज कंपनी में क्या होता है, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में वर्कर स्ट्राइक पर जाने की बजाय ये ब्लैक बैज का यूज करते हैं और काम वो
नॉर्मल वर्किंग आवर्स से भी ज्यादा उन दिनों में वो काम करते हैं ताकि मैनेजमेंट की सिंपैथी ली जाए। नेक्स्ट इज सो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि हमें सबको कोऑपरेट कर कर चलना चाहिए, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में आपस में कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए, ये नहीं कि अपना अपना। तो ये कहीं ना कहीं जो पिछला प्रिंसिपल था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, ये उसी का ही एक्सटेंशन है। कंप्लीट इसमें ये कहना चाहते हैं कि हमें आपस में मैनेजमेंट और वर्कर को compete नहीं करना चाहिए, बल्कि आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। उन्हें ये लगना चाहिए कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इसीलिए जैसे मैनेजमेंट क्या कर सकती है और वर्कर क्या कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या करेगी कॉपरेशन के लिए, कि अपने एम्प्लॉय से हर काम के लिए सजेशंस लेगी और उनकी सजेशंस को अगर कुछ लगता है तो उसे अच्छी है तो उसे इम्प्लीमेंट भी करेगी। और अगर उनकी सजेशन लेने से क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हुआ, तो उसका जो सजेशन का रिवार्ड भी देंगी उन्हें, कि आपकी सजेशन की वजह से हमारी कॉस्ट कम हुई, तो उसकी वजह से उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा बेनिफिट दिया जाए मॉनेटरी टर्म्स में या कुछ, कि जिससे वो मोटिवेट हो। और उससे क्या होगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा वो वर्कर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, कि हाँ जी हम ऐसा करना चाह रहे हैं, हम कर लें। अगर ऐसा कर कर वर्कर के साथ किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, वर्कर को लगेगा कि हाँ मैंने ये कंसेंट दी थी, तो अब मेरे को उसको इम्प्लीमेंट कर कर भी दिखाना है, मुझे उसको 100% सक्सेस भी दिलवानी है। बट अगर लगता है कि हाँ मैनेजमेंट लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं, हम तो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वर्कर उतने अच्छे से दिल से काम नहीं करेगा, वो उतना कोऑपरेट नहीं करेगा। अगर उससे कंसेंट लेकर काम किया जाएगा, तो उसका फुल कोऑपरेशन रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, उस गोल को अचीव करने के लिए वो मैनेजमेंट को फुल सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है वर्कर कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, कि वो स्ट्राइक पर ना जाएं और ऐसी कोई अनरीजनेबल डिमांड ना करें कि जो कंपनी फुलफिल ना हो कर सकती हो, कंपनी की पेइंग कैपेसिटी ना हो, इतनी सैलरी मांग ले, तो इस तरह की कोई डिमांड ना करें। और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के लिए जो एम्प्लॉई है और मैनेजमेंट है उनके बीच में आपस में ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, कि वो अपने विचार एक दूसरे को फ्रीली बता सके। और पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, जैसा कि हमने हार्मनी नोट डिस्कार्ड में पढ़ा था जापान में, स्ट्राइक पर जाने की बजाय अगर उन्हें कुछ था तो वो क्या करते थे, ब्लैक बैज का यूज कर लेते थे। हर व्यक्ति को इक्वल काम डिवाइड होना चाहिए, हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगी अगर जो भी व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो अपनी फुल कॉम्पिटेंसी और खुद अपनी पूरी इच्छा से, अपनी एफिशिएंसी से, फुल एफिशिएंसी के साथ काम करे, जो अपना 100% दे दे। तो अगर वो अपना ये सब 100% काम से, मेहनत से काम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी होगी वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी इंडस्ट्री की। तो इसमें क्या कहा है कि जो साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए वर्कर का, मतलब साइंटिफिक सिलेक्शन तभी होगा कि ये नहीं कि कोई हमारा रिलेटिव है या नहीं है। तो उसमें हमें अगर एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हमें साइंटिफिकली बेसिस पर वर्कर्स को सिलेक्ट करना चाहिए, जो जिस काम के लिए वर्कर चाहिए तो उसके अंदर वो स्किल्स हों तभी हम उसे अपॉइंट करें। फिर उसके बाद उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क असाइन किया जाना चाहिए, और वर्कर को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जो भी उसको बेस्ट मेथड उस काम का है उसको सिखाया जाए कि ये इस काम का बेस्ट मेथड है, आपको इस मेथड से करना है, ताकि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी बढ़ती रहे। और इसके बाद उसको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट के लिए वो स्ट्रगल करे। तो इससे क्या होगा, जब ऐसा सब करेगा कि साइंटिफिकली काम करेगा और जो काम होगा साइंटिफिकली अपॉइंट होगा, और वर्कर को जो काम असाइन होगा वो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा, उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट इम्प्रूव होगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and comment for any type of queries.